नमस्कार। आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में थोड़ा अंदर चल रहे हैं, उन नंबर्स और वजन के खेल को समझने जो अक्सर हमें कंफ्यूज करते हैं, जो तीन जरूरी कॉन्सेप्ट्स पर हैं: एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास। सुनने में थोड़े एक जैसे लगते हैं, है ना? हाँ, लगते तो हैं। तो आज का मिशन बस यही है कि इनके बीच का फर्क एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सिर्फ रटना नहीं, बल्कि समझना। क्यों, सही है ना? बिल्कुल। और ये समझना जरूरी भी है क्योंकि ये तीनों आप कह सकते हैं केमिस्ट्री की एबीसी जैसे हैं। इनके बिना पदार्थों को समझना मुश्किल हो जाता है। तो कहाँ से शुरू करें? शुरुआत करते हैं सबसे छोटे लेवल से, मतलब एटम से। तो सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिक मास की। ओके, एटॉमिक मास जैसा नाम से ही लग रहा है, एक एटम का मास। नोट्स में भी लिखा है एक एटम के एक सिंगल पार्टिकल का मास। सुनने में तो आसान है, पर एक एटम तो इतना छोटा होता है, उसे असल में तौलते कैसे हैं? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप सही कह रही हैं, हम एक अकेले एटम को पकड़कर किसी तराजू पर नहीं रख सकते। वो तो मतलब बहुत ही हल्का होता है। बिल्कुल। तो वैज्ञानिकों ने एक दूसरा तरीका निकाला, तुलना करने का, तुलना किससे? एक स्टैंडर्ड से। और वो स्टैंडर्ड माना गया है कार्बन के एक खास एटम को, कार्बन 12 आइसोटोप। अच्छा, कार्बन 12? हाँ, तो परिभाषा ये है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम AMU या आजकल सिर्फ U लिखते हैं। हाँ, यूनिफाइड मास। जी, तो एक U जो है वो कार्बन 12 एटम के मास का ठीक 12वां हिस्सा होता है, 1/12। ओके। तो किसी भी एटम का एटॉमिक मास वो बस ये बताता है कि वो एटम कार्बन 12 के 12वें हिस्से से कितना गुना भारी है। ये एक रिलेटिव वजन है, सीधा ग्राम वाला वजन नहीं। अच्छा, तो ये डायरेक्ट वजन नहीं, बल्कि एक तरह का अनुपात है कार्बन 12 के मुकाबले। एकदम सही, बिल्कुल। ये एक रिलेटिव स्केल है, इसीलिए इसकी यूनिट AMU या U होती है, ग्राम या किलोग्राम नहीं। ये हुई ना बात, अब समझ आया। जैसे नोट्स में उदाहरण है, कार्बन का 12U, ये तो ठीक है क्योंकि स्टैंडर्ड ही कार्बन 12 है। हाँ, सोडियम का 23U, मतलब सोडियम का एटम कार्बन 12 के 112वें हिस्से से 23 गुना भारी है। बिल्कुल। और हाइड्रोजन का लगभग 1U, ऑक्सीजन का 16U। जी हाँ, ये सब रिलेटिव मासेस हैं। और नोट्स में एक और जरूरी पॉइंट लिखा है कि एटॉमिक मास सिर्फ एक एटम का वेट बताता है, नॉट होल मॉलिक्यूल। ये फर्क बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी, क्योंकि केमिस्ट्री में हम अक्सर एटम से नहीं बल्कि मॉलिक्यूल से डील करते हैं। एटम तो जुड़कर मॉलिक्यूल बनाते हैं। हाँ, पानी H2O है, नमक NaCl है, ये सब मॉलिक्यूल या कंपाउंड है। बिल्कुल। तो एटॉमिक मास सिर्फ उस बिल्डिंग ब्लॉक यानी एटम का वजन बता रहा है, AMU में। तो फिर जब ये एटम जुड़ जाते हैं और मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे पानी का मॉलिक्यूल H2O, उसका वजन कैसे बताएंगे? यहीं पर मॉलिक्यूलर मास आता होगा। हाँ, आपने सही पकड़ा। जब हम पूरे मॉलिक्यूल के वजन की बात करते हैं तो हम मॉलिक्यूलर मास शब्द इस्तेमाल करते हैं। और ये निकालना काफी सीधा है असल में। अच्छा, कैसे? बस उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम हैं उन सब के एटॉमिक मास को जोड़ देना है। ओ, बस जोड़ देना है। हाँ, जैसे मान लीजिए पानी है, H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम। हाँ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लगभग 1U और ऑक्सीजन का 16U। बिल्कुल। तो पानी का मॉलिक्यूलर मास होगा 2 गुणा 1U प्लस 1 गुणा 16U। यानी 2 + 16 = 18U। एकदम सही। पानी के एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास 18U है। अच्छा, ये तो आसान है। और उदाहरण देखें। कार्बन डाइऑक्साइड CO2। हाँ, CO2, इसमें 1 कार्बन 12U और 2 ऑक्सीजन, हर एक 16U। तो 12 प्लस 2 गुणा 16, मतलब 12 प्लस 32 = 44U। परफेक्ट। CO2 का मॉलिक्यूलर मास 44U। और नमक NaCl, सोडियम 23U, क्लोरीन लगभग 35.5U। तो उसका हो गया 23 + 35.5 = 58.5U। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास बस एटम्स के एटॉमिक मास का जोड़ है उस एक मॉलिक्यूल के लिए, और यूनिट वही रहती है, U या AMU। जी हाँ, बिल्कुल। यूनिट वही है क्योंकि अभी भी हम एक अकेले बहुत छोटे पार्टिकल मॉलिक्यूल के रिलेटिव वजन की ही बात कर रहे हैं। ओके, तो एटॉमिक मास एक एटम के लिए, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल के लिए, दोनों रिलेटिव, दोनों AMU में। यहाँ तक क्लियर है? बहुत बढ़िया।
लेकिन अब आता है असली सवाल, प्रैक्टिकल सवाल। प्रैक्टिकल सवाल मतलब ये है कि लैब में कोई केमिस्ट एक मॉलिक्यूल पानी लेकर तो काम नहीं कर सकता, है ना? हाँ, वो तो नामुमकिन है। हम तो ग्राम में या मिलीग्राम में चीजें तौलते हैं। बिल्कुल। तो ये जो हमने एएमयू में वजन निकाला, 18 एएमयू पानी के लिए, 44 एएमयू CO2 के लिए, जी। इसका लैब में इस्तेमाल होने वाले ग्राम से क्या लेना देना है? हम इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया एएमयू को मैक्रोस्कोपिक दुनिया ग्राम से कैसे जोड़ें? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। इसी के लिए तीसरा कॉन्सेप्ट है मोलार मास। एग्जैक्टली। यहीं पर मोल और मोलर मास का कॉन्सेप्ट आता है। नोट्स में लिखा है मोलर मास 1 मोल का मास होता है और 1 मोल होता है 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। ये नंबर तो बहुत ही बड़ा है। हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। एवोगैड्रो नंबर? देखिए, जैसे हम एक दर्जन में 12 के लिए गिनते हैं, वैसे ही केमिस्ट ने एटम्स या मॉलिक्यूल्स जैसे छोटे कणों को गिनने के लिए एक बड़ी इकाई बनाई, मोल। ओके, तो मोल एक तरह की गिनती की इकाई है, जैसे दर्जन। पर इतनी बड़ी क्यों? 6.022 into 10⁻23 ही क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। ये नंबर ऐसे ही नहीं चुना गया। इसे बहुत सोच समझकर डिफाइन किया गया। इसे ऐसे डिफाइन किया गया कि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम में जितने एटम होते हैं, उस संख्या को 1 मोल कहा गया। अच्छा, कार्बन 12 के 12 ग्राम में? हाँ, तो ये फिर से कार्बन 12 से जुड़ा है। हाँ। और जब वैज्ञानिकों ने गिना कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने एटम हैं, तो वो नंबर यही निकला, 6.022 into 10⁻23। ओह, तो ये नंबर वहां से आया? जी। और इस परिभाषा का सबसे बड़ा जादू ये है कि इसने एएमयू और ग्राम के बीच एक पुल बना दिया। पुल? कैसा पुल? अब आते हैं मोलर मास पर। मोलर मास है किसी चीज के ठीक 1 मोल का वजन ग्राम में। ठीक है, 1 मोल का वजन ग्राम में। और सबसे कमाल की बात यह है, किसी भी पदार्थ का मोलर मास ग्राम प्रति मोल GMOL में संख्या में ठीक उतना ही होता है जितना उसका मॉलिक्यूलर मास एएमयू में था। क्या मतलब वैल्यू सेम रहती है? हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम सेम रहती है, बस यूनिट बदल जाती है, एएमयू से GMOL हो जाती है। रुकिए, ये कैसे हो सकता है? पानी का मॉलिक्यूलर मास 18 AMU था, तो उसका मोलर मास 18 GMOL होगा। बिल्कुल, 18 ग्राम प्रति मोल। और CO2 का 44 AMU था, तो मोलर मास 44 GMOL। एकदम सही। ये तो बहुत सुविधाजनक है। पर ऐसा क्यों होता है? ये AMU से GMOL का कनेक्शन कैसे बनता है? ये मोल की परिभाषा और एवोगैड्रो नंबर के चुने जाने के तरीके की वजह से होता है। परिभाषा ही ऐसी बनाई गई कि जो नंबर एक एटम या मॉलिक्यूल का रिलेटिव वजन एएमयू बताए, वही नंबर ग्राम में उस पदार्थ का 1 मोल ले ले। ये कनेक्शन ही हमें माइक्रोस्कोपिक दुनिया को मैक्रोस्कोपिक दुनिया से, मतलब लैब की दुनिया से जोड़ने में मदद करता है। हम एटम गिन नहीं सकते, पर हम ग्राम तौल सकते हैं, और मूलर मास हमें बताता है कि कितने ग्राम में कितने मोल यानी कितने पार्टिकल्स हैं। वाह, ये तो वाकई एक बहुत स्मार्ट तरीका है इन दोनों दुनियाओं को जोड़ने का। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रखना। ये कमाल है। तो फिर से उदाहरण देखते हैं मोलर मास के लिए। पानी H2O, मॉलिक्यूलर मास 18U, तो मोलर मास 18 ग्राम मोल। मतलब 18 ग्राम पानी में 1 मोल पानी के मॉलिक्यूल हैं। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मॉलिक्यूलर मास 44U, तो मोलर मास 44 ग्राम मोल। मतलब 44 ग्राम CO2 में 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल है। बिल्कुल। नमक NaCl, फॉर्मूला मास 58.5U, तो मोलर मास 58.5 ग्राम मोल। मतलब 58.5 ग्राम नमक 1 मोल NaCl है। एकदम सही। नोट्स का की पॉइंट भी यही कहता है, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू सेम होती है, बस यूनिट डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर मास AMU, मोलर मास GMOL। ये बात अब बिल्कुल साफ हो गई। हाँ, और ये केमिस्ट्री में कैलकुलेशंस के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। खासकर जब हम रिएक्शंस की बात करते हैं कि कितना रिएक्टेंट चाहिए, कितना प्रोडक्ट बनेगा, वो सब मोल और मोलर मास से ही हिसाब लगता है। तो चलिए एक बार फटाफट तीनों को समराइज करते हैं। एटॉमिक मास, एक अकेले एटम का रिलेटिव वजन एएमयू में। हाँ, कार्बन 12 के मुकाबले। मॉलिक्यूलर मास, एक अकेले मॉलिक्यूल का वजन एएमयू में। ये उसमें मौजूद सारे एटम्स के एटॉमिक मास का जोड़ होता है। सही। और मोलर मास, ये 1 मोल चीज का वजन होता है ग्राम प्रति मोल में,
और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मॉलिक्यूलर मास जितनी ही होती है। बिल्कुल सही सारांश है। तीनों अलग अलग लेवल पर वजन बता रहे हैं, एटम, मॉलिक्यूल और मोल, जो लैब में काम आता है। नोट्स में जो टेबल है वो भी यही दिखाती है, परिभाषा, फॉर्मूला, यूनिट, उदाहरण, सब में क्या फर्क है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1U, पानी का मॉलिक्यूलर मास 18U और पानी का ही मोलर मास 18 GMol। हाँ, वो टेबल काफी मददगार है। ये पूरा सफर एक एटम से शुरू होकर एक ऐसी मात्रा मोल तक पहुंचना जिसे हम लैब में इस्तेमाल कर सकें, ये समझना बहुत जरूरी था। बिल्कुल, ये माइक्रो से मैक्रो तक का कनेक्शन है। तो ये थी हमारी आज की बातचीत एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास पर। उम्मीद है अब सुनने वालों के लिए कॉन्सेप्ट्स उतने कंफ्यूजिंग नहीं रहे होंगे। उम्मीद तो यही है। ये समझना कि चीजों का वजन अलग अलग लेवल पर कैसे बताया जाता है, ये केमिस्ट्री की कई कैलकुलेशंस की जड़ है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ जरूर। अब जब हम ये जानते हैं कि एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और मोलर मास क्या हैं, तो सोचिए कि ये जानकारी हमें असल में क्या करने लायक बनाते हैं। जैसे अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम इन मासेस का इस्तेमाल करके कैसे पता लगा सकते हैं कि कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, वजन के हिसाब से। हाँ, मतलब रेसिपी बनाने जैसा। कुछ वैसा ही। या मान लीजिए आपको लैब में एक अनजाना पाउडर मिलता है, आप उसका मोलर मास निकालते हैं, तो क्या उस नंबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो पाउडर क्या हो सकता है? ओह हाँ, ये तो जासूसी जैसा हो गया। बिल्कुल। तो ये सिर्फ परिभाषाएं नहीं है, ये वो टूल्स हैं जिनसे हम केमिस्ट्री की दुनिया को नापते हैं, समझते हैं और कंट्रोल भी करते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।